चलिए, तो आईबी ट्रेनिंग के आज के सेशन में हम जीएसटी का नेक्स्ट रिटर्न यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो है जी स्टार 9। जी स्टार 9 एक एनुअल रिटर्न होता है। ये किसे फाइल करना है, कब फाइल करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें ध्यान में रखनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं और ये क्यों फाइल किया जाता है, ये सभी चीज़ों को आज के सेशन में डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। सेशन काफ़ी लंबा होगा, हो सकता है हम 2 पार्ट में इस सेशन को कंप्लीट करें, बट आप इस सेशन को कंप्लीट करिए क्योंकि आपको 100% क्लैरिटी आ जाएगी कि जी स्टार जो 9 है वो कैसे और क्यों फाइल किया जाता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि जो एंटिटी लेवल पे या जो कंपनी लेवल पे जो जी स्टार 1 और 3B है, ये तो जो अकाउंटेंट होते हैं कंपनी के वो फाइल कर लेते हैं, लेकिन जो 9 और 9C फाइल करने की जब बात आती है तो वहाँ पे जो प्रोफेशनल्स या जो ऑडिटर्स वगैरह होते हैं, करेक्ट है, वो बेसिकली फाइल करते हैं, करेक्ट है, मतलब आउटसोर्स कर दिया जाता है। इसका भी रीज़न है, उस पर भी मैं आऊँगा क्यों किया जाता है ना, करेक्ट है। तो ये आउटसोर्स करने की वजह से कहीं ना कहीं जो अकाउंटेंट है उसको वो 100% जो जी स्टार 9 या 9C है वो समझ में नहीं आता या उसको सीखने नहीं मिलता, ठीक है, करेक्ट है। तो हमें एज अ अकाउंटेंट अगर मुझे एक 1 करोड़ कंपनी का या फिर एक 100 करोड़ कंपनी का भी अगर मुझे रिटर्न फाइल करने के लिए दे दिया जाए, जी स्टार 1, 3B या 9 या 9C कुछ भी हो, करेक्ट है, तो मैं फाइल कर सकूँ। तो सर हम जो है यहाँ पे जी स्टार 9 को यहाँ पे सिंपल तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे अगर हम जी स्टार 9 की बात करें तो जी स्टार 9 फाइल करने के 2 ऑप्शन हैं। आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस हमें कहाँ मिलेंगे, तो मैं सर्विसेज में आऊँगा। सर्विसेज में हमें रिटर्न्स मिलेंगे। रिटर्न्स में यहाँ पे आपको एनुअल रिटर्न का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, करेक्ट है, तो यहाँ पे जब हम लोग क्लिक करेंगे एनुअल रिटर्न पे तो हमें अलग अलग ईयर पूछेगा, आपको कौन से साल का जो जी स्टार 9 है वो फाइल करना है, करेक्ट है। तो अभी हम फिलहाल जो लेटेस्ट है 23-24 जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ उसका रिटर्न हम यहाँ पे डिस्कस करें, तो इसको हम सर्च कर लेते हैं, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो बताई जा रही है, इसको आपको थरोली अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस हैं, करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या चीज़ें लिखी गई हैं, क्या चीज़ें बताई गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जी स्टार 9 कैन बी फाइल्ड ऑनलाइन, इसको ऑफलाइन भी फाइल किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा मैं आगे बताऊंगा आपको। एनुअल रिटर्न है जी स्टार 9 जो एवरी टैक्स पेयर को फाइल करना होता है। आगे हम बताएंगे कि अगर कुछ लोगों को एग्जेम्पशन मिला हुआ है, करेक्ट है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ऑल द स्टेटमेंट ऑफ 1 और IFF और 3B शुड फाइल बिफोर फाइलिंग जी स्टार 1, मतलब आपको आपका 1 और जो 3B है या फिर IFF अगर आपको एप्लीकेबल हो रहा है तो आपको फाइल कर लेना है अगर आप 9 फाइल कर रहे हैं, करेक्ट है। इन केस यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल जी स्टार 9C रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड सर्टिफिकेशन, द सेम विल बी इनेबल्ड डैशबोर्ड पोस्ट फाइलिंग 9, मतलब अगर आपको 9C फाइल करना है तो पहले आपको 9 फाइल करना पड़ेगा, उसके बाद 9C जो है वो आपका इनेबल हो जाएगा। तो 9C जो होता है इसको पहले जीएसटी ऑडिट बोला जाता था, अब इसको हम सेल्फ सर्टिफिकेशन बोलते हैं, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड सर्टिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो पहले हम 9 को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम 9C पे आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो जी स्टार 9 है, करेक्ट है, ये कौन फाइल करने के लिए बोलता है। तो अगर हम एक्ट के हिसाब से आए, क्योंकि अगर हम कभी भी कोई टैक्स पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हमें सेक्शंस एंड रूल, कम से कम ये 2 चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, करेक्ट है। तो अगर हम सेक्शन 44 देखें, ठीक है, करेक्ट है, तो यहाँ पे हमें एनुअल रिटर्न के बारे में बताया गया है, ठीक है, एनुअल रिटर्न के बारे में बताया गया, बराबर। तो सर यहाँ पे अभी हम जो फिलहाल रिटर्न डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका जी स्टार 9, ठीक है। इसके अलावा आपका जी स्टार 9A भी होता है, 9B भी होता है, ठीक है, करेक्ट है, और 9C भी होता है। बट फिलहाल आज के सेशन में जो मुझे फोकस करना है वो किस पे करना है, मुझे जी स्टार 9 पे फोकस करना है क्योंकि हमारा 100% फोकस 9 के ऊपर है। अब ये जो 9 है ये फाइल करने के लिए कहाँ बोला गया, तो सर ये सेक्शन 44 ऑफ CGST एक्ट, ठीक है, यहाँ पे बोला गया। हमें अगर कोई पूछे इंटरव्यू में एज अ अकाउंटेंट कि भाई 9 फाइल करना कहाँ बोला गया, तो यहाँ पे सेक्शन 44 है जो CGST एक्ट का, वहाँ पे हमें एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए बोला गया। बट इसका जो फॉर्म वगैरह है वो आपको रूल्स में मिलेगा। तो अब यहाँ पे इन्होंने जो सेक्शंस है इसमें आप देखेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो रूल्स जो है यहीं पे बताए गए, इसके रेलेवेंट जो रूल होंगे, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए रूल नंबर 80 एनुअल रिटर्न के लिए। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म भी मिल जाएगा कि आपको कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा। तो आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिला है कि आपको एनुअल रिटर्न आपका जी स्टार 9 में फाइल करना है। किसमें फाइल करना है, जी स्टार 9 में फाइल करना है। देखिए यहाँ पे 9A के बारे में बताया गया, 9B के बारे में बताया गया और 9C के बारे में भी बताया गया, ठीक है, करेक्ट है। तो हम फिलहाल 9 पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि एज अ अकाउंटेंट आपको ये बारीक बारीक जो चीजें हैं, करेक्ट है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपका रूल्स और जो सेक्शंस हैं, करेक्ट है, ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए। सेक्शन आपका 44 हो गया और रूल आपका 80 हो गया, ठीक है। ये तो हो गया टेक्निकल पार्ट। अब यहाँ पे सिंपल तरीके से लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं कि सर ये जो एनुअल रिटर्न है ये फाइल क्यों किया जाता है, इसका रीजन क्या है। क्योंकि हम पूरे साल भर आपका जी स्टार 1 तो फाइल कर ही रहे हैं, हम पूरे साल भर आपका जो 2B का जो रिको है उसको तो हम कंसिडर कर ही रहे हैं।
इसके बाद हम रजिस्टर 3B जो है उसको भी फाइल कर रहे हैं, है ना। तो रजिस्टर जो 9 है उसको फाइल करने की जरूरत क्यों है, क्यों फाइल करना चाहिए। अब किसको फाइल करना चाहिए मैं आता हूँ एलिजिबिलिटी के ऊपर, बट पहले क्यों फाइल करते हैं एक टेक्निकल लेमन लैंग्वेज में कि ये फॉर्म जो है ये लाए क्यों गया, ठीक है। अब होता क्या है कि हम जब रजिस्टर 1 या 2B का रिको करें या फिर जब हम 3B फाइल करें, है ना, करेक्ट है, तो हो सकता है इसमें एक आधा हमसे मिस्टेक हो गया। मिस्टेक इन द सेंस कोई सेल था, करेक्ट है, जो हमें रजिस्टर 1 में मान के चलो 50 लाख का सेल है, करेक्ट है, बट हमने जो है मान के चलो उसको 45 लाख ही दिखाया, है ना, हमसे कोई मिस्टेक हो गया। कोई मिस्टेक मान के चलो ITC क्लेम में हो गया, है ना, करेक्ट है, या हमने एक्सेस क्लेम कर लिया, है ना, या फिर लेस क्लेम किया, ऐसी कोई भी सिचुएशन बनी, है ना। तो ऐसे सब जो मिस्टेक्स होते हैं इसको रेक्टिफाई करने का 2 ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन होता है कि मान के चलो हम जो डिस्कस कर रहे हैं रिटर्न वो 23-24 का कर रहे हैं, है कि नहीं, है ना। इसका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या आएगा 24-25। तो अगर आपने कोई 23-24 में मिस्टेक करी है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 24-25 तक, आप 30 नवंबर तक टेक्निकली ITC वगैरह अगर हम बात करें तो वहां पे हम उसको 24-25 तक हम वहां पे 30 नवंबर तक रेक्टिफाई कर सकते हैं, चीजें कंप्लीट कर सकते हैं। बट जिन्होंने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी अपने एरर को सॉल्व नहीं किया है, करेक्ट है, तो उनको एक मौका दिया जाता है कि आप GSTR जो 9 है, करेक्ट है, जो 31 दिसंबर तक आपको फाइल करना होता है। मतलब इसकी जो ड्यू डेट टेक्निकली बन के आती है वो आपकी बन के आती है कि फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद जो 31 दिसंबर होता है वहां तक आपको जो GSTR 9 है वो क्या करना है, आपको फाइल करना है, ठीक है। तो आपने अगर कुछ ITC का या फिर आपने कुछ अपने सेल्स का अगर कुछ मिस्टेक किया है, करेक्ट है, एरर किया है, तो उसको सही करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए आपको 9 जो है वो ऑप्शन दिया गया है। तो अगर किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि 9 क्यों फाइल किया जाता है, क्या रीजन है, पर्पस है इस फॉर्म को इंट्रोड्यूस करने का, तो 2 रीजन है। पहला तो ये हो गया, करेक्ट है। दूसरा, अगर आपने 23-24 के कोई एरर 24-25 में उसको अगर रेक्टिफाई कर भी दिए हैं तो उसको भी आपको 9 में प्रेजेंट करना होता है। उसको बोलते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट। क्या बोलते हैं? स्पिल ओवर इफेक्ट। तो बहुत बार क्या होता है, आप देखेंगे कि हमने जो हमारा प्रीवियस ईयर मान के चलो कंप्लीट हुआ, हमारा प्रीवियस ईयर क्या कंप्लीट हुआ 22-23, ठीक है, 22-23। तो 22-23 का एक आधा हमारा बेसिकली ITC या सेल जो है वो हमने 23-24 में दिखाया हो, करेक्ट है। डेबिट नोट क्रेडिट नोट के केस में भी ऐसा होता है। या फिर 23-24 का एक आधा हमने सेल या कोई परचेज या ITC वो हमने 24-25 में इफेक्ट दिखाया हो, करेक्ट है, जिसको हम स्पिल ओवर इफेक्ट बोलते हैं। क्योंकि हम किसी भी फाइनेंशियल ईयर का जो ITC है वो नेक्स्ट ईयर के 30 नवंबर तक क्लेम कर सकते हैं, या फिर आपका क्रेडिट नोट डेबिट नोट भी आप 30 नवंबर तक जो बेसिकली क्या कर सकते हैं, रेस कर सकते हैं किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो अगर आपने करंट ईयर की कोई एक्टिविटी नेक्स्ट ईयर में की हो या प्रीवियस ईयर की कोई एक्टिविटी करंट ईयर में की हो, करेक्ट है, क्योंकि हम यहाँ पे 23-24 का रिटर्न फाइल करें, ध्यान रखिए। तो 23-24 का रिटर्न फाइल करने के टाइम पे आपने 22-23 का कोई इफेक्ट 23-24 में दिया हो या 23-24 का कोई इफेक्ट आपने 24-25 में रेक्टिफाई कर दिया हो, करेक्ट है, तो इसको स्पिल ओवर इफेक्ट बोलते हैं, बराबर। तो इसको भी प्रेजेंट करने के लिए हमें GSTR 9 जो है वो फाइल करना होता है, बराबर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। पहले आपको सेक्शंस और रूल क्लियर हो गए, और दूसरा आपको क्या क्लियर हो गया, इसका रीजन, लेमन लैंग्वेज में इसका लॉजिकल जो रीजन है फॉर्म का क्यों लाया गया, बराबर। अब सर ये जो GSTR 9 है इसके लिए एलिजिबल कौन है, एलिजिबल कौन है, कौन किसको फाइल करना है, मैंडेटरी, ठीक है, करेक्ट है। तो सर यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से ध्यान में रखना है कि जिसका भी एनुअल जो सेल होगा, कौन सा सेल, जो एग्रीगेट सेल होता है ना, एग्रीगेट सेल मतलब जिसमें आपके सब तरीके के सेल आ जाते हैं, चाहे एग्जेम्प्टेड सेल हो चाहे नॉन GST सेल हो, है ना, जो आपकी एग्रीगेट सेल होती है, एग्रीगेट मतलब आपके पैन इंडिया की सेल, ऑल टाइप्स ऑफ सेल, अगर वो आपकी सेल अप टू 2 CR तक है, 2 CR तक है, तब तो सर ये ऑप्शनल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको फाइल ही नहीं करना है ना, करेक्ट है। बट फिर भी इन्होंने, अगर आप देखें फॉर्म को, तो इन्होंने ऑप्शन दिया है कि आपको अगर आपकी इच्छा हो तो आप फाइल कर सकते हो। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है, मतलब भले आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है और स्टिल अगर आपको जो है GSTR 9 फाइल करना आप कर सकते हो, करेक्ट है। और जिनका टर्नओवर मोर देन 2 CR है, मोर देन 2 CR, अगेन एग्रीगेट टर्नओवर, करेक्ट है, तो उनके लिए ये मैंडेटरी हो जाता है। उनके लिए क्या हो जाता है सर, ये मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है, करेक्ट है। तो सिंपल तरीके से सर, सिंपल तरीके से कि आपको GSTR 9 जो है वो कब फाइल करना है, अगर आपका सेल, एग्रीगेट सेल, करेक्ट है, वो आपका अप टू 2 करोड़ से ज्यादा हो तभी आपको फाइल करना जरूरी है। अप टू 2 करोड़ तक है तो ऑप्शनल है, नहीं फाइल करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, करेक्ट है। तो इसको नोटिफिकेशन के थ्रू जो है वो बेसिकली नोटिफाई किया जाता है कि भाई इस साल हमने एग्जेम्प्टेड किया है कि नहीं किया है। तो अगर हम 23-24 की बात करें तो नोटिफिकेशन नंबर 14-24 जो है इसके थ्रू 23-24 में अप टू 2 CR जो
टैक्स पेयर्स हैं, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए ये चीज़ क्या रखा गया, ऑप्शनल रखा गया। करेक्ट है। अब सर आपने ये तो बता दिया कि जो GST 9 हो 31 दिसंबर तक फाइल करना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम 31 दिसंबर तक GST 9 फाइल नहीं करते तो सर क्या इस पर कोई लेट फीस एप्लीकेबल होगी? डेफिनेटली होगी। करेक्ट है। तो सर यहाँ पे जो लेट फीस है वो आपके टर्नओवर पे डिपेंड करता है कि अगर आपका जो टर्नओवर है, ठीक है, टर्नओवर है वो अप टू 5 CR तक है, 5 CR तक है, आपको जो लेट फी लगेगी वो 50 रुपीज़ पर डे है, 50 रुपीज़ पर डे है। ठीक है। अगर आपका जो एनुअल टर्नओवर है वो 5 CR क्रॉस करता है और अप टू 20 CR तक है, करेक्ट है, तो वहाँ पे इसको 100 रुपीज़ कर दिया गया है। करेक्ट है, 100 रुपीज़ कर दिया गया। और अगर आपका जो टर्नओवर है वो 20 करोड़ क्रॉस करता है, करेक्ट है, तो उस सिचुएशन में आपकी जो लेट फी बन के आती है वो 200 बन के आती है। 200 पर डे जो होगी वो आपकी लेट फी बनेगी। अब इसकी एक लिमिट रखी गई है कि अगर मान के चलो कोई बंदा है जिसने काफ़ी टाइम से अगर रिटर्न फाइल नहीं किया तो इन्होंने यहाँ पे 0.4% ऑफ जो आपका टर्नओवर है, करेक्ट है, ऑफ पर्टिकुलर स्टेट, बराबर, उतना आपको मैक्सिमम लेट फी एप्लीकेबल होगा। करेक्ट है। और अगर आपका 20 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है तो उस सिचुएशन में जो लिमिट है वो 0.5% कर दिया गया है। करेक्ट है। अब यहाँ पे एक कॉमन क्वेश्चन बहुत से लोगों के मन में आता है कि सर मान के चलो अगर एक कंपनी है AY प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, करेक्ट है, AY प्राइवेट लिमिटेड, और उस कंपनी की मुंबई में भी एक ऑफिस है और दिल्ली में भी एक ऑफिस है, करेक्ट है, तो 2 GST नंबर होगा, एक GST नंबर 1 और एक GST नंबर 2, है ना, करेक्ट है। तो सर क्या उसको यहाँ पे जो GST रिटर्न है वो दोनों ब्रांचेस के लिए फाइल करना है? ऐसा हो सकता है कि जो मुंबई है उसकी जो टर्नओवर है उसकी मान के चलो वो 4 करोड़ है, ठीक है, और जो दिल्ली की टर्नओवर है वो मान के चलो 10 लाख रुपए है ना, करेक्ट है। तो सर क्या मुझे मुंबई और दिल्ली दोनों के लिए फाइल करना है, अलग अलग फाइल करने के एक फाइल करना है? तो सर यहाँ पे हमें एग्रीगेट टर्नओवर बोला गया, तो एग्रीगेट में हम दोनों का टोटल देखेंगे, तो आपको मुंबई के लिए भी फाइल करना है, दिल्ली के लिए भी फाइल करना है, क्योंकि दोनों के GST नंबर अलग अलग है, तो आपको 2 GST फाइल करना पड़ेगा। तो अगर जो बहुत बड़ी कंपनीज होती है जिनके हर स्टेट में ऑलमोस्ट GST नंबर होते हैं, जो बड़ी बड़ी बैंक है, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, करेक्ट है, तो सर वहां पे तो एक पर्सन डेडिकेटेड होता है जो खाली GST हैंडल करता है और वो पूरा जो GST 9 है बाय ओन वो लोग फाइल करते हैं। हाँ, वहाँ पे एक टीम होती है, अकेला बंदा नहीं हैंडल करता, क्योंकि वहाँ पे जब आप GST 9 फाइल करें तो एक फाइनल रिटर्न इसको रिवाइज नहीं किया जा सकता, है ना, करेक्ट है, तो बहुत संभाल के ये चीजें फाइल करनी होती है। तो बहुत बार ये एंटिटी में देखा गया है कि जो GST 9 वगैरह या 9C है वो जो ऑडिटर या जो CA है उन्हीं के यहाँ पे फाइल होता है, उनको ही दिया जाता है। जो अकाउंटेंट जो होते हैं उन्हें नहीं मौका मिलता है। इसका एक कारण ये भी है क्योंकि इसको रिवाइज नहीं किया जा सकता, है ना, तो आप साल में एक बार रिटर्न फाइल कर रहे हैं, है ना, 1 और 3 भी तो आप हर महीना फाइल कर रहे हैं, फिर हर क्वार्टर फाइल कर रहे हैं, बट ये साल में एक बार कर रहे हैं, तो शायद कहीं मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं, है ना, करेक्ट है, तो जिससे कि रिवाइज नहीं होगा वापस, है ना। तो जो प्रोफेशनल है, जो CAs होते हैं, उनके पास बहुत सी कंपनीज के जो रिटर्न्स होते हैं वो फाइल करते हैं, है ना, करेक्ट है, तो उन्हें बेसिकली जो है काफी रिटर्न्स का एक्सपीरियंस होता है ना, तो इसके लिए जो बहुत सी जो मोस्टली एंटिटीज है, कंपनीज है, वो प्रोफेशनल CA लेवल को ये चीजें अलाउड कर देती है, तो ये भी एक रीजन होता है। तो हमें एज अकाउंटेंट यहाँ पे सीखना, अगर हमें मौका मिला है GST 9 सीखने का, तो हम यहाँ पे सीखेंगे, थरो सीखेंगे, और खुद से अगर हम फाइल कर सके कॉन्फिडेंट, तो हम नेक्स्ट टाइम हमारे बॉस या जो भी ओनर होंगे बोल सकते हैं कि सर इस बार मैं GST 9 पूरा प्रिपेयर करता हूँ, फाइल नहीं करता हूँ, हम फिर उसके बाद हमारे ऑडिटर या CEO को देंगे, वो एक बार खाली चेक कर लेंगे, उसके बाद वो अपलोड कर देंगे। तो अपलोड करने का उसको चेंज नहीं किया जा सकता ना, हम उसको प्रिपेयर तो करके दे ही सकते हैं, तो एटलीस्ट वो चीज तो हम यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो कि जो प्रिपरेशन है वही 99% होता है, 1% तो खाली अपलोड करना होता है ना, करेक्ट है। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो GST 9 है बहुत इंपॉर्टेंट रिटर्न है ना, क्योंकि ये पूरे साल का डेटा आपका कंबाइन कर रहा है और दूसरा इसको रिवाइज नहीं किया जा सकता, बराबर है। तो आपको आई होप क्लैरिटी आ चुकी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि सर जो 50 रुपीज है, अब हमारा जो CGST एक्ट है और SGST एक्ट है ना, करेक्ट है, तो दोनों का 50-50 अलग है? नहीं, 25 CGST का, 25 SGST का, है ना, करेक्ट है, और 100 होगा तो 50-50 कर लीजिए, बराबर। तो सर ये स्प्लिट करके आपको कंसिडर करना है, बराबर। तो सर हम फटाफट से हमारे रिटर्न्स पे आ जाते हैं, है ना, करेक्ट है, तो हमारा ये GST 9C हो गया, बराबर। तो सर यहाँ पे अगर हम ऑफलाइन पे क्लिक करें, है ना, करेक्ट है, ऑफलाइन पे क्लिक करें, तो ऑफलाइन पे क्लिक करने के लिए आपको यहाँ पे पहले रिटर्न आपको ऑफलाइन टूल में बनाना पड़ेगा। कहाँ से मिलेगा वो भी मैं बताता हूँ, करेक्ट, यहाँ पे डाउनलोड्स में मिलेगा, बराबर। और उसमें क्योंकि जो GST 9 होता है इसमें बहुत सारे जो डेटाज होते हैं वो प्री फिल्ड होते हैं। जैसे अगर आप GST 1 फाइल कर दें तो आपके 3B में डेटा आ जाता है, 2B से आपके 3B में आपका IT से आ जाता है, तो उसी तरह ये जो GST 9 है इसमें बहुत सारे जो डेटाज हैं वो प्री फिल्ड आते हैं आपके 1 और ऑन द बेसिस ऑफ आपका जो 2B है ना, करेक्ट है। तो हमें बहुत सारा जो डेटा है जो हमें मैन्युअली ना भरना पड़े, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें जो है प्री फिल्ड जो है
हम JSON फाइल यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो डेटा है जो ऑटोमेटिकली अपडेट होगा वो यहीं से हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप JSON फाइल जो है वो आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे ये वेट करना पड़ेगा। जब ये फाइल आपको मिल जाएगी तो आपको डाउनलोड्स में आना है, और डाउनलोड्स में यहाँ पे ऑफलाइन टूल में आपको GStar 9 का जो ऑफलाइन टूल है यहाँ पे मिल जाएगा, और यहीं से जो है बेसिकली आप वो डाउनलोड करके, करेक्ट है, एक्सेल होगी, करेक्ट है यूजुअली, और फिर ये जो JSON फाइल है उसमें आप क्या कर सकते हैं, वो अटैच कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट है। तो जो टेबल हमें ऑफलाइन में मिलेगा, करेक्ट है, वही टेबल हमें ऑनलाइन में मिलेगा। ध्यान ये रखना है कि अगर आपका डेटा बहुत ज्यादा है तो मोस्टली लोग ऑफलाइन प्रीफर करते हैं, लेकिन अगर आपका डेटा लिमिटेड है, करेक्ट, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो आप ऑनलाइन ही प्रीफर करें, बराबर। तो मोस्ट ऑफ द जो क्लाइंट लेवल पे मैंने रेफर किया तो लोग ऑनलाइन ही रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं, करेक्ट है, क्योंकि इसमें चेंजेस तब करना होता है जब आपका बहुत ज्यादा मिस्टेक वगैरह हुआ। लेकिन आज के डेट में जब से 2B आया हुआ है तो जो मिस्टेक होने के जो चांसेस हैं वो थोड़े कम हो गए हैं। तो इसकी वजह से जो ये 9 है ये मोस्टली लोग जो आपका ऑनलाइन है उसी तरह फाइल कर लेते हैं। बट आ जाते हैं यहाँ पे सर्विसेज में, रिटर्न्स और आपका एनुअल रिटर्न। ठीक है, सर्च कर लेते हैं, स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पे हम ऑनलाइन पे क्लिक कर लेते हैं, बराबर। यहाँ पे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके जो कंपनी का GST नंबर, आपका नाम और फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, करेक्ट है, और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आपको पूछ रहा है कि आपको नील रिटर्न फाइल करना है। तो अगर आपका नील रिटर्न होगा तो उसको यस करिएगा, अदरवाइज इसको हम नो करेंगे, करेक्ट है, और इसको कर लेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट, बराबर। यहाँ पे जिसे हमने नेक्स्ट किया, करेक्ट है, तो यहाँ पे हमारे जो GStar 9 है इसमें जो हमारा फर्स्ट जो टेबल है उसमें ये 3 चीजें आ गई, GST नंबर, ट्रेड नेम और फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि जो GST का एक्चुअली टेबल स्टार्ट होता है वो टेबल नंबर 4 से होता है। तो 1, 2, 3 में आपका ट्रेड नेम, GST नंबर और फाइनेंशियल ईयर आ चुका है, ठीक है। तो आपका टेबल नंबर 4 से स्टार्ट होता है, और टेबल नंबर 4 से होते हुए आप टेबल नंबर 19 तक आते हो। तो अगर किसी ने आपको क्वेश्चन पूछा सिंपल तरीके से कि भाई GStar 9 जो होता है उसमें टोटल कितने आपके टेबल हैं, तो सर टोटल 19 टेबल हैं। तो टेबल हम 4 से भरना चालू करते हैं, लेकिन ये अप टू 19 तक पहुंचता है, करेक्ट है। फर्स्ट 3 टेबल हमें भरने की जरूरत नहीं है। जब आप GStar 9 फाइल करें, करेक्ट है, तो ध्यान आपको ये रखना है कि पहले तो आपको स्टेप बताया गया, ये एक बार आप पढ़ सकते तो बेटर होगा, करेक्ट है। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिए कि पहले आप कुछ डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, करेक्ट है, और ये जो PDF फाइलें हैं इसको आप बेसिकली डाउनलोड कर लीजिए, करेक्ट है। जैसे आपका जो GStar 9 सिस्टम जनरेटेड है, करेक्ट है, जो वो आप PDF में डाउनलोड कर लीजिए। आपका जो 1 है उसको डाउनलोड कर लीजिए, 3B को जो है उसको डाउनलोड कर लीजिए, और जो आपका 8A है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, 8A, करेक्ट है, और इसमें ये चेंज हुआ है 23, 24 से। क्या चेंज हुआ मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है, करेक्ट है। तो ये टेबल भी आपको यहाँ से क्या कर लेना, आपको डाउनलोड कर लेना। तो ये आप पहले डाउनलोड कर लीजिए। इसका रीजन क्या होता है, बहुत बार अगर हमने मान के चलो GStar 9 विदाउट ये डाउनलोड किए स्टार्ट कर दिया फाइल करने के लिए, तो उस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि हमने जो चेंज किया तो ओरिजिनल डेटा क्या था उसका आइडिया ही नहीं है ना, करेक्ट है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो पहले स्टैंडर्ड डेटा है उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लें, उसके बाद आप ये डेटा फाइल करने के लिए जो है आगे बढ़े, ठीक है। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपको कुछ जो चीजें वो पहले से रेडी कर लेनी है, करेक्ट है। पहला, जो आपने पूरे साल का जो GStar 3B है वो तो आपको यहीं से मिल गया, ठीक है। आपको लास्ट ईयर का इनका जो GStar 9 होगा जो इन्होंने फाइल किया होगा वो एक कॉपी रख लीजिए, है ना, करेक्ट है, जिससे आप क्या लास्ट ईयर का जो स्पिल और इफेक्ट है ना, वो आपको पता चल पाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे जो इनके आउटवर्ड के जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं, HSN वाइज समरी, क्योंकि इसमें जो हम GStar में समरी फील करते हैं मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, तो यहाँ पे हमें HSN वाइज आउटवर्ड जो सप्लाई है उसका जो डेटा है वो फील करना कंपलसरी है। इनवर्ड का ऑप्शनल है, लेकिन जो आउटवर्ड है उसका कंपलसरी। तो आपको वो चीज आपको रेडी रख लेनी है ना, करेक्ट है। इसके अलावा उनका अगर आपके पास 26 AS है जिसमें आपको पूरे इनकम के डिटेल या जो AIS वगैरह होता है वो भी आप रख लीजिए, क्योंकि जो इनकम टैक्स का डेटा होता है और जो आपका GST का डेटा वो मैच होना चाहिए, डिफरेंस होना नहीं चाहिए, है ना, करेक्ट है। तो ये चीजें आप पहले रेडी रख लें, उसके बाद जो है आप GStar 9 फाइल करने के लिए आप आगे बढ़े, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो ध्यान रखना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेबल है आपके लिए, टेबल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 एंड 14, ठीक है। यहां तक ये जो टेबल है, कितने टेबल हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए, 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक है। ये जो 11 टेबल है, ठीक है, ये 11 टेबल में पूरा GStar 9 का खेल होता है, बराबर। अगर ये स्टार्टिंग के जो आपने ये 11 टेबल भर लिए है ना, ये यहाँ पे 4 टेबल को क्लब किया गया, 10, 11, 12, 13, है ना, करेक्ट है। तो उसके बाद आप समझेंगे कि 90% आपका जो GStar 9 है वो फाइल हो गया, 90%, है ना, करेक्ट। आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, करेक्ट है। क्योंकि इसमें इसके बाद अगर हम देखें तो बहुत सारे जो टेबल है वो ऑप्शनल है। जैसे अगर हम बात करें आपका टेबल नंबर
15 यहाँ पे क्लिक करें तो डिमांड एंड रिफंड लिखा हुआ है, करेक्ट है। तो अगर आप हेल्प पे क्लिक करें, करेक्ट है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, दिस टेबल इज ऑप्शनल, दिस टेबल इज ऑप्शनल। तो अगर ऑप्शनल लिखा है तो कोई फाइल करे तो भी ठीक, नहीं करे तो भी ठीक, है ना। तो यूजुअली इसको स्किप कर दिया जाता है। तो अगर आप नई फाइल करेंगे तो भी चलेगा। सेम में अगर हम नेक्स्ट टेबल पे आए, मान के चलो यहाँ पे टेबल नंबर 18 पे आए, ठीक है, टेबल नंबर 18 पे आए, तो ये जो आपका इनवर्ड सप्लाई का जो ये है HSN कोड है, तो ये भी आपका बेसिकली आप देखेंगे तो ये ऑप्शनल है। मतलब दो टेबल तो आपके ऑप्शनल ही हो गए। कौन से हो गए आपके 15 एंड 18, ठीक है, 15 और जो 18 है वो ऑप्शनल हो गए, करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे 16 की बात करूं तो यहाँ पे क्या लिखा है, सप्लाई रिसीव फ्रॉम कंपोजिशन टैक्स पेयर डीम सप्लाई बाय जॉब वर्क एंड गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है, करेक्ट है। अगर इसको हेल्प को देखें तो सर यहाँ पे हमें कहीं पे ऑप्शनल नहीं लिखा है, यहाँ पे कहीं पे ऑप्शनल नहीं लिखा है, करेक्ट है। तो सर ये टेबल हमें भरना पड़ सकता है। तो इन शॉर्ट अगर हम चीजों को समराइज करें तो हमें बता ही दिया गया कि दो टेबल आपके ऑप्शनल हो गए, 15 और 18 आपके ऑप्शनल हो गए, करेक्ट है। कुछ लोग ये टेबल को भी नहीं भरते, करेक्ट है, इसको भी ऑप्शनल कंसीडर करते हैं, बट यहाँ पे लिखा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कोई पूछे भाई ये कहाँ लिखा है ऑप्शनल है, तो हमने 15 और 18 को तो वेरीफाई कर लिया, यहाँ पे कहीं मेंशन है नहीं, करेक्ट है, तो शायद हमें ये भरना पड़ेगा, बराबर। और जो 17 है जो आपने HSN में समरी मांगी है, वो समरी आप यहीं पे फिल करेंगे, ये आपका कंपलसरी है, करेक्ट है, आपने मांग ही लिया होगा, बराबर। और जो 19 टेबल है ये आपका लेट फी जो पेबल है और जो पेड है ये आपका तब एक्टिवेट होगा जब हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे, है ना, करेक्ट है। तो वो ड्यू डेट के अकॉर्डिंग ये एक्टिवेट होगा। मतलब 3 टेबल तो आपके यहीं पे कंप्लीट हो गए, 15, 18 और 19, है ना, करेक्ट है। तो सर 19 में से 3 टेबल आपके पहले ही ऊपर जो है ट्रेड नेम, GST नंबर और फाइनेंशियल ईयर के है, और 3 टेबल आपके यहाँ चले गए, मतलब 6 टेबल चले गए, करेक्ट है। 13 हुए, 13 में जो 17 नंबर टेबल है वो तो आपने ले ही लिया होगा, करेक्ट है, जो या फिर आपका प्रिपेयर होगा अगर आप GST 1 फाइल करते हो मंथली या क्वार्टरली बेस पे। और ये आपके जो है सप्लाई रिसीव फ्रॉम कंपोजिशन टैक्स पेयर है, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे इन डिटेल, ठीक है। लेकिन अभी हमें जो फिलहाल मुद्दे की बात करनी है यहाँ पे, वो टेबल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 को डिस्कस करना है 1 बाय 1, ठीक है। और इसके डिफरेंट केसेस को भी हम डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग डिफरेंट केस स्टडी के थ्रू भी इसको समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्पिल और इफेक्ट में कंफ्यूजन हो जाता है ना, तो वो भी आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सर यहाँ पे सबसे पहले चीज आपको समझना है कि जो आप GST 9 फाइल कर रहे हैं, GST 9 फाइल कर रहे हैं, वो कभी का फाइल कर रहे हैं, वो कभी का फाइल कर रहे हैं। तो सर हम यहाँ पे करंट ईयर का फाइल कर रहे हैं, जो कि फिलहाल हमारे पास लेटेस्ट है, वो हम कर रहे हैं यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 23-24 का हम यहाँ पे जो GST 9 है वो फाइल कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बराबर। अब इसमें स्पिल ओवर जो इफेक्ट है वो कभी कभी का हो सकता है। तो स्पिल ओवर इफेक्ट हमारा प्रीवियस ईयर का हो सकता है, प्रीवियस ईयर का हो सकता है, जो होगा हमारा फाइनेंशियल ईयर 22-23, है ना, करेक्ट है। और जो सर हमारा नेक्स्ट ईयर होगा, जो हमारा नेक्स्ट ईयर होगा, जिसको हम असेसमेंट ईयर भी बोलते हैं इनकम टैक्स में, ठीक है, करेक्ट है, वो होगा मेरा फाइनेंशियल ईयर 24-25, ठीक है, करेक्ट है। तो सर हम जब भी करंट ईयर का GST 9 फाइल करेंगे तो हमें जो हमारा बीता हुआ फाइनेंशियल ईयर है उसका भी ध्यान रखना है, और जो हमारा आने वाला फाइनेंशियल ईयर उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि स्पिल और इफेक्ट पिछले साल का करंट ईयर में हो सकता है और करंट ईयर का नेक्स्ट ईयर में हो सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, बराबर। तो सर यहाँ पे जो आपका टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 6, टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8 और टेबल नंबर 9, ठीक है, ये जो टेबल है ये 23-24 को डेडिकेट किए गए। किसको डेडिकेट किए गए? 23-24 को। मतलब ये टेबल में आपको वो वाले सेल दिखाने हैं, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, ये टेबल में आपको वो वाले सेल दिखाने हैं जो 23-24 के हैं, मतलब सेल्स 23-24 का है, करेक्ट है, और उसको हमने जो रिकॉर्ड किया है या प्रेजेंट किया है वो भी हमने 23-24 में किया है। ऐसा नहीं किया कि मान के चलो बिल मेरा 23-24 का लेकिन मैंने रिकॉर्ड उसको 24-25 में किया है, ऐसा नहीं। या बिल मेरा 22-23 का है और मैंने उसको दिखाया रिटर्न में 23-24 में, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेल मेरा 23-24 का, ट्रांजेक्शन 23-24 का, करेक्ट है, या परचेज मेरा बोल दो, और उसको रिकॉर्ड भी मैंने 23-24 में ही किया है। मतलब मुझे 23-24 के जो डेटाज हैं वो मुझे यहाँ पे दिखाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। ये बेसिक रूल आपको आगे बहुत काम आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो 24-25, यहाँ पे आपको टेबल दिया गया, टेबल नंबर आपका 10, टेबल नंबर 11, टेबल नंबर 12 और टेबल नंबर 13 और टेबल नंबर 14, ठीक है। तो 24-25 के लिए यहाँ पे दिया गया टेबल नंबर 10, 11, 12, 13, 14। तो 5 टेबल आपके 24-25 के लिए हो गए।
और यहाँ पे 6 टेबल जो हो गए वो 23-24 के लिए हो गए। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बराबर। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हमें 22-23 का जो स्पिल ओवर इफेक्ट है वो भी तो 23-24 में दिखाना होगा, है ना, उसको भी हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए कोई टेबल नहीं दिया गया। तो सर उसके लिए कोई टेबल नहीं दिया गया, तो उसका अगर कोई एडजस्टमेंट होगा तो सर वो एडजस्टमेंट हम यही करेंगे, यही वाले टेबल में करेंगे, जो 23-24 की टेबल होगी ना उसी में करेंगे। तो सर ये टेबल मैं यहाँ क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि हमें यहाँ पे वो वाले ही डेटा दिखाने हैं जो 23-24 के, मतलब 22-23 का अगर कोई डेटा 23-24 में हमने दिखाया है तो उसको हमें एडजस्ट करना होता है, ऐड या लेस करना होता है। क्या करना होता है हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। तो डेडिकेटेड जो टेबल्स है वो 23 मतलब करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर के लिए, प्रीवियस ईयर के लिए कोई डेडिकेटेड अलग से कोई टेबल नहीं दिया गया, उसको करंट ईयर के टेबल में ही हम एडजस्ट करते हैं। क्लियर हो गया, है ना। तो टेबल नंबर जो 4 एंड 5 है वो आपके सेल्स के लिए होता है, आपके सेल्स के लिए होता है, करेक्ट है यहाँ पे, है ना, करेक्ट है। एट द सेम टाइम जो आपके टेबल नंबर 10 और 11 है, करेक्ट है, ये भी आपका बेसिकली क्या है, ये भी आपका सेल्स के लिए है, करेक्ट है। टेबल नंबर जो आपका 6, 7, 8 और वहां पे 12 एंड 13 है, ये आपके परचेस के लिए है, या फिर आप बोल सकते हो आपकी आईटीसीज जो होती है ना उसके लिए यहाँ पे टेबल दिया गया, करेक्ट है। और जो 9 और 14 होता है ये आपका जो पेबल आता है और उसको आपने कैसे पे किया है उसको बताने के लिए आपका टेबल नंबर 9 और 14 होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये पूरा टेबल समझ में आ गया ना ये कैसे काम हो रहा है, तो आपको 9 समझने में काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि जो रिटर्न है 9 काफी लेंथी है, डिटेल है ना, करेक्ट। अगर आपका 1 और 3 भी बहुत सही से फाइल हुआ है तब आपको हार्डली 9 फाइल करने में आधा घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 30 मिनट्स, करेक्ट है। लेकिन अगर आपने बहुत सारे मिस्टेक्स या स्पिल ओवर किए हैं तो आपको पूरा जो वर्किंग है वो सामने रख के, क्या क्या आपने स्पिल ओवर किया है, कौन से एडजस्टमेंट्स किए हैं, वो पूरा रख के आपको यहाँ पे जो है ये पूरा 9 फाइल करना पड़ेगा। तो आपको बहुत ध्यान से ये 9 फाइल करना पड़ेगा, है ना, करेक्ट है। तो आई होप आपको क्लैरिटी यहाँ पे आ रही है, पिक्चर क्लियर हो गया, है ना, करेक्ट है। तो अभी हम 1 बाय 1 जो टेबल है उसको डिस्कस करेंगे और जो स्पिल ओवर के जो इफेक्ट्स हैं उसको भी हम केस स्टडी के थ्रू 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आज का सेशन, करेक्ट है। और स्टिल कोई डाउट होगा आज के सेशन में तो आप पूछिए, क्योंकि जब आप कोई चीज पूछते हैं इसका मतलब आप वो समझ रहे हैं, क्योंकि अगर कोई बंदा नहीं पूछता तो दो चीजें, या तो उसको टोटली समझ गया है या तो कुछ भी नहीं समझा है, करेक्ट है। तो आप कहाँ पे ठहरते हैं ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो सर यहाँ पे हम जो GSTAR 9 है उसको यहाँ पे फाइल करना जो है वहां पे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं टेबल नंबर 4, करेक्ट है। इसके साथ साथ मैं केस स्टडी भी यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलूंगा, करेक्ट है। अब यहाँ पे टेबल नंबर 4 है, इसमें किसका डिटेल आ रहा है, तो डिटेल्स ऑफ एडवांसेस, इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई। देखो ध्यान से लिखा है, डिटेल्स ऑफ एडवांसेस, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। सर अभी तो आपने बोला कि इसमें सेल्स का डिटेल आएगा, तो इनवर्ड मतलब तो परचेस होता है, तो आपको ध्यान होगा कि सर एक इनवर्ड आपका आरसीएम वाला भी तो होता है कि नहीं। तो सर आरसीएम वाले सिचुएशन में आप परचेस करते हैं और खुद टैक्स भरते हैं, होता है कि नहीं, है ना। तो सर वो वाले भी आपके यहीं पे आएंगे, इसलिए वहां पे इनवर्ड लिखा है। और आपको एडवांसेस वाला सिचुएशन याद हो जहाँ पे सर्विस के सिचुएशन में, गुड्स के सिचुएशन में नहीं, कि जहाँ पे आपने क्या ले लिया, आपने एडवांस ले लिया, करेक्ट है, और सेल जो है वो आप बाद में करने वाले, तो वो जो डेटा है उसको भी अलग से यहाँ पे हमें बताना पड़ता है, बराबर। तो सर यहाँ पे आपको पहले ही गाइडेंस दिया गया कि अगर कोई भी आपने यहाँ पे चेंजेस किया कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20% से अगर ज्यादा चेंजेस हुआ तो ये हाईलाइट होना चालू हो जाएगा, दिख रहा है आपको, ये हाईलाइट हो रहा है ना, करेक्ट है। तो आपको हाईलाइट से डरना नहीं है, पहली चीज आपको हाईलाइट से डरना नहीं है। आपको ध्यान में रखना है कि अगर हाईलाइट हुआ है तो इसका जस्टिफिकेशन अगर आपके पास है, करेक्ट है, प्रॉपर, तो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो डिपार्टमेंट को, अगर कुछ आपसे क्वेरी पूछी जाती है तो। अदरवाइज आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, करेक्ट है। आप अगर हाईलाइट हो रहा है होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो चेंजेस कर रहे हो बाय लॉ जो अलाउड है वो आप करोगे, ठीक है, करेक्ट है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जो टेबल 4 है, फर्स्ट टेबल, वहां पे 4A और 4B क्या बोल रहा है, सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड एंड सप्लाई मेड टू रजिस्टर, ठीक है। अब हमें चलना पड़ेगा GSTAR 1 में। याद है आपको GSTAR 1 हमने फाइल किया है, आई होप आपने सेशन कंप्लीट किया है वो, है ना। तो GSTAR 1 में आपको याद होगा फर्स्ट सेल आपका कौन सा है, तो आपके B2B वाले हैं, ठीक है, करेक्ट है, बराबर। उसके बाद एक आपके जो सेल होते हैं वो होते हैं आपके B2C, जो आपके लार्ज वाले, है ना, और फिर आपके होते हैं B2C अदर्स वाले,
है ना, करेक्ट है। इसके बाद आपको ध्यान होगा तो एक आपका एक्सपोर्ट वाला होता है और फिर नील वाला होता है ना, करेक्ट है। तो इसी में ऑलमोस्ट हम सेल फीड करते हैं, मोस्ट ऑफ द जितने भी हमारे सेल हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो सर जो भी हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया है, मतलब जिनको सेल किया जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, करेक्ट है, वो डेटा ऑटोमेटिकली जीएसटी नंबर से यहाँ पे आ रहा है ना, करेक्ट है। अगर आपको लग रहा है कि एक आधा डेटा जो है वो आपसे यहाँ पे मिस हो गया है, करेक्ट है, तो इसको आप यहाँ पे अपडेट करें। कैसे करेंगे मैं आता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। और अगर आपने रजिस्टर्ड डीलर को आपने सप्लाई किया जिसके पास जीएसटी नंबर है, उसको अगर आपने सप्लाई किया तो वो आपका सप्लाई यहाँ पे ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होगा। और अगर आपने कुछ मिस्टेक करी होगी तो इसको आप रेक्टिफाई कर दीजिए, है ना, करेक्ट है। ध्यान दीजिए इसके बाद में क्या लिखा है, जीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट लिखा है ना हमने, याद है, ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स। मतलब एक्सपोर्ट हमने डिस्कस किया थ्योरी में भी कि दो तरीका एक्सपोर्ट करने का, विद पेमेंट और एक विदाउट पेमेंट। तो इन्होंने क्या बोला है, पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब आपने टैक्स भर के एक्सपोर्ट किया है, एक्सेप्ट एसईजेड। एसईजेड वाले को नहीं, एसईजेड का अलग से वो लोग ने किया है, करेक्ट है, यहाँ पे लिखा है सप्लाई टू एसईजेड। एसईजेड का अलग से मांगा है क्योंकि एसईजेड में भी सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं क्योंकि वो भी आपका डीम टू बी फॉरेन कंट्री होता है ना, एसईजेड। तो एसईजेड को के अलावा छोड़ के, क्योंकि एसईजेड का अलग से यहाँ पे है, तो अगर आपने टैक्स भर के एक्सपोर्ट किया है इंडिया के बाहर या एसईजेड को आपने टैक्स भर के सप्लाई किया तो वो आप यहाँ पे सेग्रीगेट करेंगे, करेक्ट है। तो वो आपका एक्सपोर्ट से ही आ रहा होगा, है ना। वहाँ पे अपने आपको याद होगा जब हमने जीएसटी 7 फाइल किया तो वहाँ पे एसईजेड का स्पेसिफिक नंबर होता है, वो आप एंटर करेंगे तो एसईजेड वाला ऑप्शन एक्टिवेट होता है, याद होगा, है ना, करेक्ट है। तो वो आपके ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट होंगे, है ना। और आपका डीम्ड एक्सपोर्ट, याद है जब हम जीएसटी 1 फाइल कर रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे हम एक टिक करते हैं ऑप्शन, है ना। अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को जो हमने जीएसटी 1 में डिटेल में डिस्कस किया है ना, उनको अगर आपने सप्लाई किया होगा, करेक्ट है, तो वो आपका बेसिकली डीम्ड एक्सपोर्ट हो गया, है ना, करेक्ट है। तो आपका यहाँ पे अपडेट होगा, बराबर। एंड एडवांसेस ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड बट इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड। आपको याद होगा कि सर हम सर्विस के सिचुएशन में, गुड्स के सिचुएशन में नहीं, अगर आपको एडवांस मिल चुका है तो उस सिचुएशन में आप टैक्स पहले भरना होता है, आप इनवॉइस तब रेज करते हैं जब एक्चुअली जो सर्विस वगैरह है वो प्रोवाइड की जाती है ना, करेक्ट है। तो उस सिचुएशन में अगर आपने एडवांस पे टैक्स भर दिया है ना, करेक्ट है, तो वो वाला आपका डेटा आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट होगा या ऑटोमेटिक अपडेट होंगे, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज, देखिए आ गया रिवर्स चार्ज वाला ऑप्शन, है ना, इनवर्ट। देखिए तो अभी क्या लिखा, इनवर्ट सप्लाई टैक्स टू बी पेड, इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। तो रिवर्स चार्ज बेसिस के बेस पे अगर आपका जो टैक्स आपने भरा होगा, करेक्ट है, तो सर उस सिचुएशन में आपको यहाँ पे जो डेटा है वो बेसिकली यहाँ पे अपडेट करना, अगर ये अपडेट नहीं हो रहा है, ठीक है, करेक्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, बराबर। और फिर ये नया टेबल इस साल 23-24 से एक्टिवेट हुआ है। आपको ध्यान होगा हमारे जीएसटी 1 में भी चेंज हुआ है, 3B में भी चेंज हुआ, तो यहाँ पे भी इन्होंने चेंज कर दिया। क्या चेंज हुआ कि सप्लाई ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(5). अगर आपको कोई पहले तो पूछे कि 23-24 के जीएसटी 9 में कौन से चेंजेस हुए, तो ये एक चेंजेस है, और भी चेंजेस मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक चेंजेस हुआ है, एक नया ये लोग ने टेबल ऐड किया G1। आपको याद होगा आपका जहां पे आपके ओला उबर, है ना, आपके जोमैटो स्विगी या फिर आपके अर्बन क्लैप, जहां पे जो सर्विस प्रोवाइडर है वो टैक्स नहीं भरता, उसके भी पे कौन टैक्स भरता है, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, जिसको हमने डिटेल में चर्चा की, उसका केस स्टडी भी हमने डिस्कस किया हमारे फाइनलाइजेशन में, है ना, करेक्ट है। तो सर वो वाले जो सप्लाई लिखा है, क्या लिखा है, इंक्लूडिंग अमेंडमेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर टू रिपोर्ट, मतलब यहाँ पे जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होंगे, मतलब जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं इस सिचुएशन में जो डील करते हैं, करेक्ट है, तो वो अपना डिटेल यहाँ पे भरेंगे। मतलब सप्लायर को ये टेबल नहीं भरना है, ये कौन भरेगा, ये आपका जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो सप्लायर के भी यहाँ पे वो टैक्स भरता है, करेक्ट है, ओयो रूम्स वगैरह, है ना, करेक्ट है। तो ये चीजें आपकी यहाँ आएंगी। तो ये एक नया टेबल ऐड हुआ, ये पहले के रिटर्न में नहीं था, ठीक है। तो ये जो डेटा है ये आपका यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट होगा, करेक्ट है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे टोटल आएगा, यहाँ पे आपको टोटल दिख रहा है, करेक्ट है। इसके बाद आपने ड्यूरिंग द ईयर आपने अगर कुछ क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू किए होंगे, क्या इशू किए होंगे, कुछ क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू किए होंगे, है ना, करेक्ट है। तो वो आपके बेसिकली यहाँ पे अपडेट होंगे, करेक्ट है। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, मैं कौन सी क्रेडिट नोट डेबिट नोट की बात कर रहा हूँ, जो आपने 23-24 के क्रेडिट नोट डेबिट नोट है और आपने उसी साल उसको एडलेस किया है, करेक्ट है, वो चीज आपके यहाँ पे आ गई, बराबर। इसके बाद अगर आपने कुछ अमेंडमेंट्स किए हो, अभी तो रिसेंटली में जीएसटी 1A भी आ गया, है ना, कुछ अगर आपने मिस कर दिया, है ना, करेक्ट, तो 1A भी आ गया, उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ये हमने किया है जीएसटी 1 के बाद। तो सर वो वाले अमेंडमेंट्स आपके यहाँ पे अपडेट होंगे, है ना, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जिसका हम रिटर्न यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उनके कोई क्रेडिट नोट डेबिट नोट या फिर अमेंडमेंट नहीं है, करेक्ट है। तो यहाँ पे फाइनली जो 11183664 है वही वैल्यू यहाँ पे अपडेट हुई है,
वही वैल्यू यहाँ पे अपडेट हुई है, करेक्ट है। और उसका जो टैक्सेस है, जो IGST, CGST और SGST, वो बेसिकली यहाँ पे अपडेट हुआ है, करेक्ट है। और मुझे सिंपल तरीके से क्या करना है, यहाँ पे सेव करना है। बट जब आप क्लाइंट लेवल पे काम करेंगे या जब आप बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करेंगे तो इतना आइडियल सिचुएशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि बहुत बार क्या होता है कि जो लोग GST रिटर्न फाइल करते हैं या 9 फाइल करते हैं, तो वो उस साल का फाइल कर रहे हैं जिस साल कोई दूसरा बंदा वहाँ पे आया था, अकाउंटेंट था, उन्होंने न्यू ज्वाइनिंग किया है ना, करेक्ट है। तो हमें आइडिया ही नहीं है उन्होंने क्या मिस्टेक वगैरह की है ना, करेक्ट है। या फिर उन्होंने 1 और 3 भी करने के टाइम में बहुत सारी मिस्टेक किया, हमें फाइंड आउट किया है, बराबर। तो ऐसे मिस्टेक को हम यहाँ पे पहले टेबल नंबर 4 में यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, करेक्ट है।